नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 14 ज्योग्राफी का पार्ट 14। 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और नदी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या है कि जो उत्तर के साइड है, उत्तर के साइड में मेनली 3 नदियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर के साइड में 3 नदियां इंपॉर्टेंट हैं। 3 नदियां इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने मैप बनाया है, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसको पहले से ही मैंने बना लिया है क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी थोड़ा मैप अच्छे से बन भी नहीं पाता, इसलिए मैंने पहले ही इसको बना लिया। तो उत्तर के साइड में 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, एक सिंधु नदी है, दूसरा जो है गंगा नदी है, गंगा नदी है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यही तीनों नदियां जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं, इनके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो सभी इनकी सहायक ही नदियां हैं, सहायक नदियां। तो हम लोग इन्हीं तीनों का विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र 1 by 1 हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी को, सिंधु नदी अपवाह तंत्र को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सिंधु नदी अपवाह तंत्र को स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये अपवाह तंत्र क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या है कि देखिए अपवाह तंत्र क्या है कि ये क्या होता है कि कोई नदी बह रही है, मान के चलते कोई नदी कहीं से हिमालय से निकल रही है कोई नदी, तो इस नदी की जो सहायक नदी होगी, कोई सहायक नदी होगी इसकी, मान के चलते ये गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, इसकी कोई सहायक नदी होगी। ठीक है, एक सहायक नदी तो नहीं होगी, बहुत सारी सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, बहुत सारी सहायक नदियाँ होंगी जो आके इसमें मिल रही होंगी। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि सहायक नदी किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो सहायक नदी इसमें मिल रही है। अब इस सहायक नदी की भी कोई सहायक नदी होगी, फिर इस सहायक नदी की भी कोई सहायक नदी होगी। तो ये जो सिस्टम एक बन रहा है, ये जो एक सिस्टम बन रहा है, ठीक है, एक सिस्टम जो बन रहा है, यही नदी अपवाह तंत्र है। यही सिस्टम जो बन रहा है यही अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है। ठीक है, जो सिस्टम बनता है यही अपवाह तंत्र होता है। मतलब नदी कैसे कैसे बहती है, उसकी सहायक नदियां कैसे बहती है, ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग, तो मैं सिंधु नदी पे बात कर रहा था कि हम लोग सिंधु नदी देख लेते हैं कि सिंधु नदी जो है कैसे कैसे बहती है, कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए ये देख लीजिए यहाँ से, इसीलिए मैंने मैप बनाया था। ये जो है ये चेमांगडुंग ग्लेशियर है, इसको मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये चेमांगडुंग ग्लेशियर है। ये चेमांगडुंग ग्लेशियर है। यहीं से नदी निकलती है। ठीक है, यहीं से नदी निकलती है जिसका नाम होता है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी निकल रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी निकल रही है। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान का इलाका है। और आपको बता दें कि चेमांगडुम ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो तिब्बत होते हुए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंधु नदी चेमांगडुम ग्लेशियर से निकलती है, चेमांगडुम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और तिब्बत से होते हुए आती है, तिब्बत होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, एंटर करती है, ठीक है। और फिर यह कहाँ एंटर करती है, और फिर यह पाकिस्तान में एंटर करती है, फिर यह कहाँ एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है, एंटर करती है। और जब पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान होते हुए ये अपने पानी को कहाँ गिरा देती है, और फिर अपने पानी को अरब सागर में गिरा देती है, ठीक है, अरब सागर में गिरा देती है। देखिए मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए मैंने इसे लिखा है, क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने लिखा है कि तिब्बत के रास्ते होते हुए, देखिए तिब्बत से होते हुए फिर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और याद रखिएगा कि सिंधु नदी जो है अपने पानी को कहाँ छोड़ती है, अपने पानी को अरब सागर में छोड़ देती है, ठीक है, अरब सागर में छोड़ देती है। आपको बता दें कि ये जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की जीवन रेखा इसे बोलते हैं, ये नदी पाकिस्तान के एकदम बीचों बीच निकलती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान के बीचों बीच निकलती है। और इस नदी को जीवन रेखा कहा गया है, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है, इसे लिख लेंगे, पाकिस्तान की जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा इसे बोला गया है, पाकिस्तान के बीचों बीच निकलती है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान जब यहां से जो नदी निकल रही है, समझिएगा, जब यहां से जो नदी निकल रही है तो देखिए ये रास्ता है, ये इधर से ऐसे जा रही है, अब देखिए मैंने एरो बनाया है, ये ऐसे जा रही है, तो इस साइड जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, सिंधु नदी का दायां साइड हुआ, सिंधु नदी का दायां साइड हुआ। और इस साइड क्या हो गया, इस साइड हमारा बायां साइड हो गया, ठीक है, बायां साइड हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे कि सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी है, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ नदी बाएं साइड से निकलती है, कुछ नदी बाएं साइड की ओर जुड़ती है और कुछ नदी दाएं साइड। तो बाएं और दाएं साइड की ओर अगर हम देखें तो देख लेते हैं, ये देखिए, इसको हम दाईं ओर मान लेते हैं, दायां साइड, मैं लिख देता हूं दायां साइड, दायां, और ये बायां, ठीक है, बायां, ये बायां। तो बायां साइड जो है, इसके बाईं साइड जो है, जो नदी निकलती है वो है सतलज है, ठीक है, सतलज है, व्यास है, एक मिनट, चेनाब पहले लिख देते हैं, चेनाब है, झेलम है, चेनाब, झेलम, रावी है, व्यास है, सतलज है, जांस्कर है, गिलगिट है। ये सारी नदियां जो है बाईं साइड की नदियां है, बाईं सहायक नदियां हैं, इतना याद रखेंगे, ये सभी जो है सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु नदी की, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। और जो दाईं साइड की जो नदी है वो है आपका गोमल है,
ठीक है, काबुल है, ठीक है। तो ये दाईं साइड में नदी कम है, बाईं साइड में नदी ज्यादा है, सहायक नदी जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम लोग आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नदी है, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी जो नदी है ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। और आपको बता दें कि ये जो सतलज नदी है, इन सभी सहायक नदियों में जो सतलज नदी है सिंधु नदी की, ये सबसे लंबी नदी से वो है, सबसे लंबी नदी है किसकी? सिंधु नदी के सहायक नदी की, ठीक है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसमें सबसे लंबी नदी सतलज है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं यहां पे कि देखिए यहां से ये जो यहां पे देखिए ये जो चीज है ये हमारा, मैं आपको बताता हूं, ये हमारा झेलम है, झेलम नदी है सहायक नदी, चेनाब है, रावी है, और यहाँ पे जो नदी निकलती है व्यास है और सतलज है, व्यास और सतलज, ठीक है। व्यास और सतलज, व्यास और सतलज जहाँ पे मिलता है, जो नदी व्यास और सतलज जहाँ पे मिलती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्यास और सतलज जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे मिलती हैं या मिलती है, वहाँ हरि के बेराज है, हरि के बेराज है। और इसी हरि के बेराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है, नहर परियोजना निकलती है, ठीक है। इसी हरि के बेराज से, ये जो हरि के बेराज है यहाँ पे, ये हरि के बेराज है, हरि के बैराज, ठीक है, हरि के बेराज है। इसी हरि के बैराज से इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसकी लंबाई 649 किलोमीटर की है, 649 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है लॉन्गेस्ट नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। कैनाल जिसे बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया अगर बोला जाए तो लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है कि ये लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट इरिगेशन पूरे वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस इंदिरा गांधी परियोजना की सबसे खास बात यह है कि भारत की सबसे लंबी नहर है, 649 किलोमीटर की है। और दूसरी खास बात क्या है, लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है, पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो झेलम है, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन सभी की लंबाई कितनी है, ठीक है। इन सभी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कहां पे है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कि हरि के बैराज, जहां पे व्यास और सतलज जो है जहां पे मीट करते हैं वहीं पे हरि के बैराज है और वहीं पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने जैसा आपको बताया है कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु नदी की जो लंबाई है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ इन किलोमीटर,
लेंथ इन किलोमीटर जो है, इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2880, टोटल लंबाई है, किलोमीटर में है 2880 है। लेकिन अगर इसके भारत में इसकी लंबाई देखिए, भारत में, तो इसकी कुल लंबाई 1114 है किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में है, ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे समझ लें, ठीक है। तो टोटल लंबाई जो सिंधु नदी की है वो 2880 है, लेकिन भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो 1114 है, ठीक है। अगर हम सतलज की बात करें, सतलज की बात करें तो सतलज जो है, यहाँ पे जो सतलज है वो 1550 है, 1550 है, लेकिन वही भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1050 है। इसीलिए कहा गया था कि सतलज सबसे लंबी नदी है सहायक नदी में, किसकी, सिंधु नदी में। अब व्यास की अगर हम बात करें, व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास की जो कुल लंबाई है, व्यास की कुल लंबाई जो है, व्यास की कुल लंबाई 625 है, टोटल लेंथ जो है, ठीक है, व्यास की कुल लंबाई 625 है। वहीं ठीक है, हाँ, व्यास की कुल लंबाई 625 है। और अगर हम रावी की बात कर ले, रावी की बात कर ले तो रावी की 720 है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी लंबाई है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें सिंधु नदी है और सतलज नदी है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो नदियां हैं उसकी लंबाई सतलज से कम ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी 3 नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में अपने पानी को गिराती है, बाकी की सभी नदियां जो है अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो 2 नदी, एक तो सिंधु नदी हो गया, और 2 नदी है, एक नदी है नर्मदा नदी और दूसरी नदी है ताप्ती। एक नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा नदी। थोड़ा सा इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। नर्मदा नदी, ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में अगर हम जान ले तो नर्मदा, दोनों के बारे में एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो 2 घाटियों के बीच से होकर निकलती है, 2 घाटियों के बीच से होकर निकलती है। इसलिए क्या होता है कि इन्हें किसी और तरफ जाने का मौका नहीं मिलता है, और नर्मदा और ताप्ती अपने पानी को अरब सागर में गिराती है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती अपने पानी को अरब सागर में गिराती हैं। तो 3 नदियां ऐसी हैं जो अपने पानी को अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है, एक नर्मदा, ताप्ती और एक सिंधु नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, किलोमीटर में हम बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं इसकी अगर हम ताप्ती की देखें तो ताप्ती की 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है, ठीक है। ये ओरिजिन कहां से होती है, उद्गम कहां से होता है इसका, ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होता है, नर्मदा नदी की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल रही है, ठीक है, अमरकंटक जगह है, वहां से निकल रही है, अमरकंटक से निकल रही है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आई नीड सम स्पेस, इसीलिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये इंड कहां पे कर रही है, मतलब कहां इसका लास्ट कहां हो रहा है, तो ये गिरती है कहां, अरब सागर में, अरब सागर में जाकर अपने पानी को ये गिरा देती है, ठीक है। और इस नर्मदा नदी से बेनिफिटेड कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो इससे एमपी, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट जो हैं बेनिफिटेड होते हैं, ये 2 स्टेट बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। अब ताप्ती तो देख लीजिए एक बार, नर्मदा, अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है, और यह मध्य प्रदेश के, ये कहां से ओरिजिन होता है इसका, तो इसका भी ओरिजिन मध्य प्रदेश से ही होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, ठीक है, से निकल रही है, ठीक है।
और एंड कहाँ होता है, तो ये भी अरब सागर में ही गिरती है, अरब सागर में ही जाकर अपने पानी को गिराती है। और इससे कौन बेनिफिटेड होते हैं, तो इससे एमपी एंड महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट बेनिफिटेड होते हैं। दोनों के केस के लिए सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। ये दो नदी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और ये इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल रही है। कहाँ गिराती है अपने पानी को, अरब सागर में। और बेनिफिटेड कौन कौन से है, तो एमपी एंड महाराष्ट्र। उसी तरह ताप्ती नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर है, एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, अरब सागर में जाकर अपने पानी को गिराती है और एमपी और महाराष्ट्र इससे बेनिफिटेड है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये दोनों नदियां काफी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए जो सिंधु नदी है उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंधु जल समझौता, अच्छा ठीक है, एक हम लोग पहले पंजाब छोटा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए पंजाब जो है पंचजोड़ आब है, पंचजोड़ आब है, मतलब ये 5 नदियों से घिरा हुआ है, 5 नदियों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पंजाब भी है। जो वो नदियां कौन कौन सी है, वो नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो झेलम है, ठीक है, चेनाब है, चिनाब जिसे बोलते हैं, चिनाब है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये 5 नदियां हैं, ठीक है। इन्हीं 5 से घिरा हुआ है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए एक सिंधु जल समझौता होता है। सिंधु जल समझौता क्या है उसको देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंधु जल समझौता यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 1960 में। 1960 में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता होता है। इस समझौता में क्या था, इस समझौता में क्या था कि जो जो झेलम और चेनाब है, झेलम और चेनाब है, इस समझौते के तहत, ठीक है, इस समझौते के तहत जो था झेलम और चेनाब का 20% जल, 20% पानी यूज करेगा कौन, भारत, भारत यूज करेगा, ठीक है, भारत यूज करेगा। और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है, पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि सतलज और रावी, सतलज और रावी, जबकि सतलज और रावी का 80% जो पानी है, 80% जो जल है वो भारत यूज करेगा, भारत यूज करेगा। और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु जल समझौता है। ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है, ये सिंधु जल समझौता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, यही सिंधु जल समझौता है, यही सिंधु जल समझौता हुआ था, यही सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था, 1960 में हुआ था, जिसमें समझौते के बीच में हुआ था कि झेलम और चेनाब का जो जल है, जो पानी है, उसका 20% भाग, उसका 20% हिस्सा भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि सतलज और रावी जो है 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। तो यही सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिंधु नदी जो है उसको पढ़ लिया है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि जो अपवाह तंत्र है ये काफ़ी बड़ा है,
एक लेक्चर में इसे कंप्लीट कर पाना टफ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होने से आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप इसे मतलब बोरिंग फील टाइप होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे गंगा नदी के बारे में, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे ये बहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको जो लेक्चर है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।